आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस। आइए आगाज करते हैं कश्मीर एक्सप्रेस का। जनूबी कश्मीर के जिले अनंतनाग में आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया। हिफाजती दस्तों और मिलिटेंटों के दरमियान ये तसादुम शहर के लाल चौक वाक़ई मेहमान मोहल्ले में हुआ। पुलिस जराये के मुताबिक मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद सीआरपीएफ और रियासती पुलिस की एसओजी टीम ने इलाके का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। मिलिटेंटों की जानिब से फायरिंग शुरू करने के बाद सीआरपीएफ एसओजी ने भी जवाबी फायरिंग की। बाद में फोर्स की मदद के लिए फौज भी पहुंच गई। तकरीबन 2 घंटे तक चले तसादुम के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने दोनों मिलिटेंट्स को ढेर कर दिया। दोनों मिलिटेंट की शिनाख्त हो गई है। जराये के मुताबिक इनमें से एक आबिद हसन भट्ट डोडा जिले का, जबकि दूसरा बिलाल अहमद डार खुदवानी का रहने वाला था। आईजीपी कश्मीर एसपी पानी के मुताबिक दोनों का ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा से है। एनकाउंटर के सबब श्रीनगर से बनिहाल जाने वाली ट्रेन सर्विस भी ठप हो गई। इसके अलावा एहतियात के तौर पर इलाके में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। खालिद मुंतजिर इस वक्त हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे मजीद इत्तलात फराहम करेंगे। अनंतनाग से हमारे साथ हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे खालिद, जिस तरह से कार्रवाई हुई है उसके बाद किस तरह के हालात हैं? क्या कुछ इंफॉर्मेशन थी हिफाजती दस्तों को? देखिए इमरान, जहां तक आज की झड़प का जो सवाल है, इस झड़प पे जब नजर डालते हैं, बारीकी से डालता है, तो यकीनन जो ये वाकया सामने आया, ये अनंतनाग के मेन टाउन, या हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के हार्ट में ये वाकया सामने आया है, और जिससे काफी अब सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए जो है काफी अब मजीद चौकस रहने की जरूरत है, क्योंकि अब 90 के बाद ऐसा वाकया मेन टाउन अनंतनाग में जो है सामने आया है। इससे पहले अगर हमने देखे कि जितने भी झड़पें हुए, जितने भी एनकाउंटर्स हुए, अगर जो मजाफाती इलाकों में सामने आते थे, पेश आते थे, लेकिन आज पहली बार 90 की दहाई के बाद अनंतनाग के मेन टाउन में ऐसा वाकया सामने आया है, जिसमें सिक्योरिटी दस्तों ने 2 लश्कर तैयबा के मिलिटेंटों को मार गिराने में कामयाबी हासिल की है। इमरान, जहां तक आपने सवाल पूछा कि हिफाजती इंतजाम, बिल्कुल हिफाजती दस्तों को क्या जानकारी थी, बिल्कुल मुसद्दिका इत्तला मिली थी हिफाजती दस्तों को, जिसके चलते ही 12 बजे के करीब, गुज़श्ता रात को 12 बजे के करीब इलाके का कॉर्डन किया गया और 4 बजे के करीब पहला फायर हुआ, और उसके बाद जो है 9 बजे फिर से जो है झड़प शुरू हुई और तरफेन के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ, और जिस बीच जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 मिलिटेंटों को मारा है, और जिनकी शिनाख्त आबिद हुसैन, जिनका ताल्लुक डोडा किश्तवाड़ से बताया जाता है, और दूसरे जो है बिलाल अहमद, जिनका ताल्लुक खुड़वनी से बताया जाता है, उनकी शिनाख्त भी हुई है, और उनकी लाशों को निकाल के जो है वो उनकी लवाकिन को सुपुर्द खा करने के लिए दी गई है। और इस बीच उनके कब्जे से असला और गोला बारूद भी जो है बरामद किया गया है। यकीनन जो बड़ी चुनौती थी, जो बड़ा जो चैलेंज था सिक्योरिटी फोर्सेस को, वो था कि जब एनकाउंटर हो जाए तो एनकाउंटर के बाद जो है पुरतशद्दुद मुजाहरे होते हैं, और बिल्कुल लाइन आर्डर की जो सूरत हाल है, अमल कानून की सूरत हाल को उसको यकीनी बनाने के लिए आज पहले ही जब 12 बजे के करीब कॉर्डिंग किया गया, तो उसके बाद ही जो है बाज़ाब्ता तौर पर प्लान बनाया गया है, ताकि अमल कानून की सूरत हाल को यकीनी बनाया जा सके, और जितने भी जो है मेन रास्ते सड़कें हैं, जो दाखिला पॉइंट्स है अनंतनाग जिले के, उनको पहले ही सील कर दिया गया था खारदार तार से, और किसी भी शख्स को मेन टाउन की और जाने की इजाजत नहीं दी गई थी, और जिसके चलते हमने देखा कि जब एनकाउंटर खत्म भी हुआ, जब लाशें भी निकाली गई, जब असला और गोला बारूद भी निकाला गया, उसके बाद भी जो है कहीं पे जो है पुरतशद्दुद मुजाहरे नहीं हुए, और हम ये कह सकते हैं। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए खालिद, आपका अनंतनाग से। एनकाउंटर के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को मकामी नौजवानों की भी मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, लेकिन हिफाजती दस्तों से सब्र से काम लेते हुए जवाबी कार्रवाई नहीं की। खबरों के मुताबिक लजीबल, कादीपुरा और ची के इलाके में नौजवानों ने हिफाजती दस्तों पर पथराव किया। संगबारी में एक जवान जख्मी भी हो गया। उधर शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के किरन सेक्टर में भी फौज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प होने की इत्तला है। पुलिस जराये के मुताबिक LOC के करीब काशिर कटान नल में मिलिटेंट दर अंदाजी की कोशिश कर रहे थे। फौज की जानिब से रोके जाने के बाद मिलिटेंटों की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। जवाब में सरहदी फोर्स ने भी फायरिंग की। आखिरी खबर मिलने तक दोनों जानिब से गोलीबारी जारी है। वहीं तकरीबन 1 माह की खामोशी के बाद सरहदी इलाकों में पाकिस्तानी फौज की जानिब से दोबारा सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई। पाक फायरिंग में एक जवान और 8 साला मोहम्मद आशिक जख्मी हो गया। शदीद तौर पर जख्मी आशिक को जम्मू मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। आम इंतखाबात से कबल पाकिस्तानी रेंजर्स ने पुंछ के शाहपुर और
सावजिया सेक्टर में इश्तियालंगेज कार्रवाई करते हुए रहायशी इलाकों को निशाना बना करके मोर्टार दागना शुरू कर दिया। हमले का शिकार हुआ मोहम्मद आशिक की हालत बेहद सीरियस है। उनका दायां हाथ पूरी तरह से उड़ चुका है, जबकि सर पर भी शदीद चोट आई है। अफसोसनाक पहलू यह कि शाहपुर में एम्बुलेंस न मिलने से बच्चे का काफी खून बह गया। किराए की गाड़ी से जख्मी को पुंछ पहुंचा गया। इत्तला मिलते ही डीडीसी राहुल यादव भी हॉस्पिटल पहुंचे और जख्मी बच्चे के अहले खाना से मुलाकात की। बच्चे के इलाज में किसी तरह की कमी न रहने की हिदायत करते हुए उन्होंने मुतासरा फैमिली को हर तरह की मदद का यकीन दिलाया। आज एक बच्चा जो है वो LOC पे जो है वो जख्मी हो गया है और आशिक हुसैन नाम है बच्चे का और उसकी उम्र अराउंड 10 साल है। और उसके घर वालों के अनुसार जो है वो पाकिस्तान की तरफ से एक मोर्टार आया, उसमें उसके फटने की वजह से बच्चा जो है वो घायल हुआ है और उसको तुरंत ही यहाँ पे जो है हमारे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। और यहाँ पर फर्स्ट एड देने के बाद उस बच्चे को फिलहाल जो है जम्मू GMC जो है वहाँ पे रेफ़र कर दिया गया है। हमारी तरफ से फौरी तौर पर जो रेड क्रॉस की तरफ से उसको कुछ इमदाद भी दी गई है, उसके जो है अभी उसको जो रिक्वायरमेंट है, और इसके अलावा जो एज़ पर नॉर्म्स जो गवर्नमेंट रूल के तहत जो भी इमदाद है वो की जाएगी। तो मकान पे के ऊपर थे, एक साइड में ये बच्चा खड़ा था, तो जब कोई ऐसा पार की तरफ से पाकिस्तानियों की तरफ से आज ही नहीं बल्कि हर वक्त हमारे ऊपर मोटार दागे जाते हैं, इसलिए आज भी एक मोटार दागा गया जिसके अंदर एक बच्चा ज़ख्मी आया और बच्चे को बहुत इंजरी हुई है। हाथ भी दोनों कट गए हैं और सर में भी लग गई है। उनका बच्चा पाकिस्तानी शेल की वजह से ज़ख्मी हुआ है। बिल्कुल नज़दीक बॉर्डर एरिया में बिल्कुल नज़दीक रहते हैं। इनके वहाँ से लगभग एक 2 मिनट का 5 मिनट का कहा जाए कि 5 मिनट का रास्ता है जो इनके वहाँ से पाकिस्तान इतना दूर है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे रिपोर्टर रमेश बाली जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करेंगे। पुंछ से वो हमारे साथ हैं। रमेश, बेहद अफसोसनाक ये हरकत, और अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की तो एक मासूम को इसकी कीमत चुकानी पड़ी है पाकिस्तान की इस शातिराना इस हरकत की, इस शैतानी हरकत की। आपसे यही जानना चाहेंगे फिलहाल बच्चे की हालत कैसी है और उसे तमाम तरह की जो सहूलात हैं वो जिसका वादा किया गया है इंतजामिया की तरफ से वो दी जा रही है या नहीं? हाँ, हम आपको बता देंगे ये हादसा उस वक्त पेश आया जब 10 साल मोहम्मद आशिक अपने घर के पास खेल रहा था, तो अचानक जोरदार धमाका हुआ जिसमें आशिक जो बच्चा है बुरी तरह से जख्मी हो गया। वहीं घर वालों का कहना है कि अचानक इसी पाकिस्तान की तरफ से एक मोटार आया जो घर के पास आकर फटा, जिससे मोहम्मद आशिक बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे बाद में राजा सुखदेव सिंह हॉस्पिटल लाया गया। बाद में इसको बेहतर इलाज के लिए जम्मू मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। हम आपको बता दें इसका एक हाथ और एक आंख जो है वो बेकार हो चुकी है। वहीं घर वालों का कहना है कि हमने एम्बुलेंस को फोन किया, जो एम्बुलेंस काफी देर के बाद पहुंची, जिससे बच्चे को हॉस्पिटल लाने में काफी समय लग गया और बच्चे का काफी खून भी बह गया। हम आपको ये बता देंगे ये कईया गांव बिल्कुल LOC पर है और पहाड़ी एरिया है, जिसके कारण बच्चे को नीचे लाने में भी काफी समय लग गया। जी, अभी फिलहाल क्या खबर मिल रही, बच्चे की हालत स्टेबल है? हाँ, अभी बच्चा खतरे बाहर है, लेकिन उसका एक हाथ जो बेकार हो चुका है और उसकी एक आंख बेकार हो गई है। जी, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो बच्चे का एक हाथ अब काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिलहाल वो खतरे से बाहर है। इधर मिलिटेंट्स ने एक बार फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना करके हमला किया है। पुलवामा में CRPF की पोस्ट पर दहशतगर्दों ने ग्रेनेड फेंका। हालांकि ब्लास्ट में किसी तरह के जान माल के नुकसान की बात नहीं सामने आ रही है। हमला CRPF की 182 बटालियन पर किया गया। वाज़ेह रहे कि इससे पहले कल बटमालू में कुछ मिलिटेंट्स ने CRPF की एक पार्टी पर हमला किया था, जिसमें कि एक जवान शहीद हो गया था जबकि 2 जवान जख्मी हो गए थे। शोपियान पुलिस ने पिछले हफ्ते हिजबुल मिलिटेंट के भाई को गिरफ्तार किया था, जो शोपियान पुलिस स्टेशन से फरार हो गया था। मुलजिम सुहेल अहमद वानी मंगल की देर रात जैनपुरा पुलिस चौकी से फरार हो गया था। पुलिस अफसरान के मुताबिक फरार सुहेल के भाई नसीर वानी वांटेड मिलिटेंट है और पुलिस ने सुहेल वानी और मिलिटेंट सद्दाम पाठर के भाई को एक कत्ल के मामले में हिरासत में लिया था। फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस फरार मिलिटेंट के भाई की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रहे। और इस वक्त हमारे साथ
हमारे रिपोर्टर शेख कौसर जुड़ गए हैं, उनसे मजीद इत्तलात फराहम करेंगे इस खबर पर। तो शोपियान में पुलिस ने पिछले हफ्ते हिजबुल मिलिटेंट के भाई को गिरफ्तार किया था, जो शोपियान पुलिस स्टेशन से फरार हो गया है। मुलजिम सुहेल अहमद वानी मंगल की देर रात जैनपुरा पुलिस चौकी से फरार हुआ है। जाना चाहिए इस सिमत में क्या कार्रवाई चल रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले तारिक अहमद मोहन नामी एक शख्स की लाश कुलगाम में मिली थी। उसी सिलसिले में जैनपुर शोपियान ने सुहेल अहमद नामी, जो कि एक्स मिलिटेंट नासिर वानी का भाई है, को गिरफ्तार किया था। तो पूछताछ चल रही थी कि ये जो मर्डर हुआ है उसी पे पूछताछ चल रही थी। तो अचानक से कल रात को सुहेल अहमद नामी पुलिस स्टेशन जैनपुरी से गायब हो गया। तो पता चला कि अंधेरा का फायदा उठा के सुहेल अहमद नामी फरार हो गया जेल से। तो ताहम पुलिस स्टेटमेंट के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी रात को सर्च कर रहे थे सुहेल अहमद को ढूंढ निकालने की, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका शेख कौसर शोपियान से। और मुल्क की सरहद और लोगों की हिफाजत करते हुए राजस्थान के शहीद शंकर लाल को आबाई गांव तेजपुरा में आखिरी विदाई दी गई। कौमी एजाज के साथ शहीद की आखिरी रस्मात अदा की गई। शहीद शंकर लाल के 10 साल के मासूम बेटे ने आग देने की रस्म अदा की। वाज़ेह है कि श्रीनगर के बाटमालू में सीआरपीएफ जवान शंकर लाल बराला शहीद हो गए थे। ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले शहीद शंकर लाल बराला को मरकजी वजीर राजवर्धन सिंह राठौड़ ने दिल्ली में खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर राजवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि मुल्क के इन जवानों पर उन्हें फख्र है। शहीदों पे फूल चढ़ते हैं और शहीद होने पे हम रोते नहीं। आज शंकर सिंह बराला ने अपनी जान दी है, लेकिन देश की सुरक्षा हमेशा हिफाजत रखने के लिए एक बुनियाद छोड़ी है। मैं सीआरपीएफ के जवानों को सैल्यूट करता हूं, इनकी बहादुरी को सैल्यूट करता हूं और सभी देशवासियों से, नौजवानों से यही उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से सदियों से हमारी हिफाजत के लिए हमारे नौजवान खड़े रहे हैं, वे भी देश की सुरक्षा में, चाहे आंतरिक सुरक्षा हो चाहे बाहर से सुरक्षा हो, हमेशा खड़े रहें। कारगिल विजय दिवस से एक रोज कबल जम्मू मार्टायर्स वेलफेयर ग्रुप की जानिब से बलिदान स्तंभ पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। और इसकी जानकारी देते हुए मार्टायर्स वेलफेयर ग्रुप ने बताया कि शहीदों की याद में जुमेरात को दोपहर 3:30 बजे एक प्रोग्राम का इनेकाद होगा। वाज़ेह की 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1999 में 26 जुलाई के दिन ही हिंदुस्तानी फौज ने कारगिल पर कब्जा करने की कोशिश को नाकाम बनाया था। तकरीबन 3 माह तक चली इस जंग में हिंदुस्तानी फौज ने 450 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजियों को हलाक किया था। इस दौरान 200 से ज्यादा हिंदुस्तानी जवान भी शहीद हुए थे। इस हमले को लेकर बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तानी सरकार और फौज की काफी थू-थू भी हुई थी। जानते हैं कि कल 26 जुलाई है और जिसको हम पूरे देश में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं और हम चाहते हैं कि जम्मू के लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें शामिल हो ताकि वो भी हमारे साथ उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर पाए जिन्होंने हम सबके लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। आप शायद शहीदों की शहादत को 2-4 दिन बाद भूल जाते हो, लेकिन शहीदों के अहले खाना उसे जिंदगी भर नहीं भुला सकते। शहीद औरंगजेब के वालिद भी अपने जवान बेटे की बेरहमी से किए गए कत्ल को नहीं भुला पा रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से बेटे की शहादत का बदला खुद लेने की बात की है। जम्मू में एनजीओ नन्ही गूंज विकास फाउंडेशन की जानिब से शहीद औरंगजेब के वालिद को एजाज से नवाजा गया। इस मौके पर शहीद के वालिद मोहम्मद हनीफ ने कहा कि वो अपने बेटे की मौत का बदला जरूर लेंगे। हनीफ ने कहा कि वो कातिलों की तलाश कर रहे हैं और खुद अपने बेटे की मौत का इंतकाम लेंगे। सेना को औरंगजेब का बदला लेना पड़ेगा। नहीं, बदला कर लिया। मैं जब तक मैं किसी के कंधे पे गन रखे फायर करूं, मैं खुद लूंगा बदला। मुझे अभी तक निशाना नहीं मिला। मैं ये फौज ने अपना काम करना है, मैं अपना करना है। जब तक मैं सांस है यहाँ, मैं वो बदला मुझे निशाना मिले दिया, मैं खुद लूंगा बदला। मैं पेट फाड़ूंगा उसका, औरंगजेब का बदला। बिल्कुल मैं खुद लूंगा। मैं दूसरे के कंधे पे गन रखे फायर नहीं करता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहीद औरंगजेब की मां भी मौजूद थी। बेटे की मौत का गम इतने दिनों बाद भी उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था।
पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो काफी जज्बाती रहीं। उन्होंने कहा कि बेटे की शहादत पर उन्हें फख्र है। दिल को सुकून मिली है, मेरे दुख दर्द में शामिल है सभी, मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। भाई है, बहन है, सभी मेरे दुख में शामिल है सभी। जज्बाती हो रही इस मां के आंसू शहीद के वालिद के सीने में लगे इंतकाम की आग को और भड़काने का काम कर रहे थे। शायद यही वजह है कि एक शहीद का बाप जज्बात में शहादत के इंतकाम की बात सरेआम कर रहा है। जम्मू से अभय परगाल की रिपोर्ट, जी सलाम। और रियासत के साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मौजूदा असम्बली को तहलील करने का मुतालबा किया है। जी सलाम से खुसूसी बातचीत में उन्होंने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग और सियासी जमातों में टूट फूट से बचाने का वाहिद रास्ता है इंतखाब है, लेकिन उन्होंने तस्लीम किया कि इस वक्त रियासत के हालात इलेक्शन के लिए मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इंतखाबात के लिए हर वक्त तैयार है। उमर अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद है। उमर साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी सलाम से बात करने के लिए। उमर साहब, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जिस तरह से कुछ लोग कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है, कुछ MLAs खरीदे जा रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ क्या है, क्योंकि आप हमेशा इस चीज़ के खिलाफ रहे हैं? हमने गवर्नर साहब से मांग की है कि असम्बली को जो है डिसॉल्व किया जाए, जबकि हर कोई पार्टी ये कह रही है कि हुकूमत बनाने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। BJP ने भी यही कहा और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने भी ये कहा कि हमारी कोई कोशिश नहीं है। इन हालात में असम्बली को जिंदा रखने का कोई मतलब नहीं, असम्बली डिसॉल्व किया जाए बस। मौजूदा हालात जो है गवर्नर रूल में बदले नहीं। ग्राउंड में हमने देखा कि उसी तरह का माहौल आज भी बटमालू में दिन दहाड़े गोलियां चली, कुलगाम बाकी इलाकों में भी पुलिस वाले को जिस तरह से एबडक्ट किया, उसकी डेड बॉडी बाद में पुलिस ने कहा 3 मिलिटेंट मारे गए। ग्राउंड पे कुछ तब्दीली नहीं हुई। BJP क्लेम कर रही थी कि गवर्नर रूल में ये नॉर्मलाइज करने के लिए हमने जो है हुकूमत तोड़ी है। अब कहने के लिए तो बहुत कुछ कहा जाता है। उन्होंने ये दावा भी किया कि हाल ही में शायद पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि गवर्नर रूल लगने के बाद हालात में बेहतरी आई है, लेकिन ज़मीनी सतह पे हमें वो बेहतरी नज़र नहीं आती। इसलिए हम बार बार गवर्नर साहब से कहते आए हैं कि जब तक ज़मीनी सतह पे हालात में बेहतरी नहीं आएगी, तब तक यहाँ वो उम्मीद जो की जा रही है कि यहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी, यहाँ पे पंचायत के इलेक्शन होंगे, यहाँ पे आने वाले पार्लियामेंट के इलेक्शन की तैयारी होगी, इन हालात में वो चीज़ मुमकिन नहीं होंगी। एक आखिरी सवाल होगा कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसे इंतखाबात जो 19 से पहले कुछ लोग कह रहे हैं तैयार हैं, पार्टी तैयार हैं? अब आज के दिन में तो वादी कश्मीर में कोई तैयार नहीं है। इसलिए नहीं कि सियासी तौर हम तैयार नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि ज़मीनी हालात कुछ ऐसे हैं कि इस खून खराबे के दौरान इलेक्शन की तैयारी करना या पॉलिटिकल एक्टिविटी करना मुझे लगता है लोगों के साथ एक बहुत बड़ा मजाक होगा। हमें 2017 जैसे इलेक्शन नहीं चाहिए, हमें 2014 जैसे इलेक्शन चाहिए। उसके लिए गवर्नर साहब को कुछ सही कदम उठाने होंगे। जो सिविलियन किलिंग्स हैं वो उसमें रोक आनी चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता माहौल ठीक हो जाए तो फिर हम भी इलेक्शन के लिए तैयारी करेंगे, लेकिन इन हालात में कोई इलेक्शन मुमकिन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया उमर साहब बात करने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर साबिक रियासती वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के मुताबिक फ़िलहाल वादी में इस तरह के इंतखाबात कराना मुझे लगता है कि मुमकिन नहीं है। ताहम उन्होंने कहा कि माहौल बेहतर होने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस इंतखाबात में माजी की रिवायत को बरकरार रखते हुए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकता है। कैमरामैन फारूक वानी के साथ से तजम्मुल, जी मीडिया, बडगाम, कश्मीर। साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने मॉब लिंचिंग के बहाने मरकजी सरकार पर हमला बोला है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जिस तरह किसी के खाने को लेकर तशद्दुद को जायज ठहराया जा रहा है, उसी तरह किसी दिन रेप को भी जायज ठहराया जा सकता है। सरकार पर हमला बोलते हुए महबूबा मुफ्ती ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि आज किसी के खाने को लेकर भीड़ के तशद्दुद को जायज ठहराया जा रहा है, फिर रेप जैसे गुनाहों का भी बचाव किया जा सकता है। क्या हम इसी तरह के हिंदुस्तान को तसव्वुर करते हैं? और मॉब लिंचिंग पर आरएसएस के एक की जो तंजीम है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, उसके सदर इंद्रेश कुमार ने जो जी सलाम से बातचीत की उसके दौरान कहा कि इसके लिए किसी एक तबके को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। उनसे जी मीडिया नुमाइंदे राजन वैद्य ने जम्मू में बात की। जी, एक देश में बवाल मचा है मॉब लिंचिंग को लेकर, क्या ये चिंताजनक मसला है या इसमें प्रोपेगेंडा आपको दिखाई देता है? ऐसा है, गाय, व्यक्तिगत और सामूहिक हिंसा
इसको लेकर देश के अंदर एक गंभीर प्रश्न खड़ा है। इसका रास्ता भी है और जो आवश्यक है। दुनिया के, भारत के या विश्व के सब धर्म ग्रंथ, धर्म स्थल और उनके धर्मों के प्रणेता, इनमें कहीं पर भी गौ हत्या के लिए या गौ मांस खाने के लिए कोई शब्द नहीं है। दूसरी बात, सबने कहा है कि गऊ के मांस में, गोश्त में, बीफ में बीमारियां और जहर है, उसके दूध में सेहत और इलाज है, उसके गोबर में ईंधन है और ऊर्जा है, वह एक किस्म से बदबू रहित सस्ते से सस्ता सीमेंट है। और इसलिए आज इस सारे समस्या पर 3 समूह बनते हैं। एक है अपनी इच्छा के लिए दूसरे की भावनाओं का अपमान करना। दूसरे हैं उस भावनाओं के अपमान के बाद हिंसक होकर भड़क जाना और आक्रामक होना। तीसरे हैं इस सारे के अंदर अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए इसको भड़कावा और बढ़ावा देना। मेरा आपके चैनल से ये कहना है, तीनों ही प्रवृत्तियां देश के लिए अशोभनीय हैं, अच्छी नहीं है। इसलिए भावनाओं की इज्जत करें, भड़क कर हिंसा नहीं करें और भड़काने के लिए वोट बैंक की राजनीति पर भड़काने का काम नहीं करें। और इंतखाबात की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने अवंतीपोरा के टाउन हॉल में एक बूथ लेवल कन्वेंशन का एहतमाम किया। इस मौके पर बूथ सतह के बीजेपी ओहदेदारों के साथ बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने मीटिंग की। कौल ने जानकारी दी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रियासत भर में बूथ सतह के कारकुनान के साथ मीटिंग की जा रही है और इसका मकसद मरकजी हुकूमत के मंसूबों के साथ साथ पार्टी की पॉलिसीज और आम लोगों के लिए किए जाने वाले कामों को आम करना है। और जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर के अच्छे दिन आ गए हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कश्मीर में बंद पड़ी फैक्ट्रियों को दोबारा शुरू किया जा रहा है ताकि वहां के लोगों को रोजगार देने के साथ साथ प्रोडक्शन को भी दोबारा शुरू किया जा सके। फिलहाल श्रीनगर में बंद पड़े रेशम की सबसे पुरानी फैक्ट्री को करीब 30 साल बाद फिर से खोल दिया गया है। करीब 30 साल पहले इस फैक्ट्री से होने वाले नुकसान की वजह से इसे बंद कर दिया गया था। 30 साल बाद दोबारा खोली गई श्रीनगर के सोलीना में वाकई 121 साल पुरानी सिल्क फैक्ट्री में काम शुरू किया गया है। इस फैक्ट्री में 1897 में ब्रिटेन की सिल्क एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सर थॉमस वर्डले ने इसे कायम किया था। साल 1989 में फैक्ट्री को हो रहे नुकसान की वजह से बंद कर दिया गया। इस वक्त फैक्ट्री में तकरीबन दर्जन भर लोग काम कर रहे हैं और इस फैक्ट्री के दोबारा शुरू होने से वादी में कोकून की पैदावार करने वाले तकरीबन 50,000 किसान खुश हैं। उन्हें इससे सीधा फायदा मिलेगा। इधर जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर नाजायज कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने अब इनके खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के तहत अथॉरिटी के एहलकारों ने पुलिस और जिला इंतजामिया की मदद से नरवाल से लेकर के कुंजवानी तक जिन दुकानदारों ने अपनी दुकान लगा रखी थी उन सभी को हटा दिया है। अथॉरिटी ने दुकानदारों को मुतनब्बे करते हुए कहा है कि मुस्तकबिल में अगर किसी ने भी नाजायज कब्जे की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ दुकानदारों ने बिना नोटिस के शुरू की गई इस कार्रवाई पर नाराजगी का इजहार किया है। जम्मू के नरगोटा में स्वच्छ भारत अभियान के तहत बच्चों को अपने आसपास साफ सफाई रखने की तलकीन की गई। स्कूल, घर और मोहल्ले में साफ सफाई के हवाले से नेहरू युवा केंद्र की जानिब से स्कूली बच्चों के लिए स्वच्छ भारत इंटर्नशिप कैंप का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ स्कूलों से आए बच्चों को इस मौके पर बताया गया कि घर, स्कूल और मोहल्ले को साफ रखने से क्या फायदे हैं और इसकी क्या अहमियत है। इस मौके पर बच्चों से कहा गया कि वजीर आजम की इस मुहिम को दूसरों तक भी पहुंचाएं। यहाँ पर हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया बच्चों को अवेयर करने के लिए, ताकि घर घर तक ये मैसेज जाए कि भारत सरकार की जो स्कीमें हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट है या फिर ग्राम स्वराज अभियान है, इसके तहत सफाई जो है हमें कितनी ज़रूरी है। भारत सरकार का, मोदी जी ने जो एक सपना देखा स्वच्छ भारत का, उसको हम एक आगे पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से वक्फे के लिए, लौटेंगे। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस।
आप देख रहे हैं इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संजय विद्रोही की। जी हां, जम्मू के संजय विद्रोही एक नामवर गजलकार हैं और वो जम्मू के ही एक ब्लाइंड स्कूल में बच्चों को पढ़ाते भी हैं। आंख न होते हुए भी संजय ने हार नहीं मानी और अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आइए देखते हैं जी सलाम की ये खास रिपोर्ट। अपने मुल्क में माजूरों के हालात किसी से छिपे हुए नहीं हैं और ना ही उनकी सलाहियत पर सवाल खड़ा किया जा सकता है। हमने पहले भी कई बार ऐसी शख्सियतों पर रिपोर्ट तैयार की है। आज हम संजय विद्रोही के बारे में बात कर रहे हैं। संजय बचपन से ही देख नहीं सकते हैं क्योंकि उनका मानना है कि अंधेपन से ज्यादा परेशानी उन लोगों को होती है जो जन्म से अंधे नहीं होते। ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम उसको होती है जिसने पहले संसार देखा हो और उसके बाद वो ब्लाइंड हो जाए। संजय की सिर्फ एक परेशानी नहीं थी, दरअसल वक्त ने उनके साथ कई बार बेवफाई की। संजय को उनके वालिद का प्यार नहीं मिल सका। संजय जब 7 साल के थे तभी उनके वालिद का इंतकाल हो गया। संजय की मां ने उनकी हौसला अफजाई की और उन्हें पढ़ाया लिखाया। वो मेरे फादर साहब की जब डेथ हुई तो तब मैं 7 साल का था, 7 या 8 साल का था। तो उसके बाद उन्होंने मतलब पूरी दिलचस्पी मेरी एजुकेशन में ली, पढ़ाया लिखाया मुझे और इस काबिल बनाया। तो मैं उनको भी नहीं भूल सकता। उनका तो खैर माँ का कर्ज तो कोई अदा ही नहीं कर सकता। तालीम हासिल करते हुए संजय ने सूरदास और हुमर के बारे में जाना। उन्होंने सोचा कि अंधे होते हुए भी अगर सूरदास और हुमर इतने कामयाब हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं। उन दिनों उनकी दिलचस्पी गाने और गजल सुनने में भी थी। गजल सुनते हुए उन्होंने खुद गजल लिखना शुरू कर दिया। न तुझसे है रंजिश न चाहत पे बंदिश, न खुद से कभी कोई शिकवा किया है, न उम्मीद कोई न कोई शिकायत, मोहब्बत का इजहार यूं ही किया है। अंधेरे उजाले कभी मिल न पाए, हकीकत है और ये मुझे भी खबर है। अंधेरे उजाले कभी मिल न पाए, हकीकत है और ये मुझे भी खबर है। हम अंजाम जिसका महज नाउमीदी, मेरे जिंदगी एक ऐसा सफर है। जो भूले से अरमान दिल में जगे थे, उन्हें मैंने आंखों से झलका दिया है। न उम्मीद कोई न कोई शिकायत, मोहब्बत का इजहार यूं ही किया है। हिंदी से तालीम हासिल करने के बावजूद संजय विद्रोही उर्दू में भी अच्छी गजलें कहते हैं। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छता मिशन के तई लोगों को बेदार करने के लिए भी जुमले लिखे हैं। वो अब तक 200 से ज्यादा गजल लिख चुके हैं। हिंदी पढ़ी और उसमें बहुत अच्छे अच्छे कवियों को मैंने पढ़ा और मुझे ये लगता था कि मैं अगर ट्राई करूं तो मैं भी लिख सकता हूं। उसके बाद उर्दू गज़लों का शौक़ पड़ा तो जगजीत सिंह, गुलाम अली, मेहदी हसन वगैरह इनकी गज़लें हम अक्सर सुना करते थे क्योंकि हम भी गज़लें सुनते थे। फिर ऐसा लगा कि मैं गज़ल के लिए बना हूँ, वो गज़ल मेरे लिए बनी है, मुझे गज़लें लिखनी है। और उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा शुरू किया मैंने गज़ल लिखना। हालांकि मैंने कोई बाकायदा किसी से ट्रेनिंग नहीं ली। उर्दू मैंने हिंदी पढ़ी है लेकिन उर्दू मैंने सुन कर ऑल इंडिया रेडियो की एक उर्दू सर्विस एक चैनल है, उसको हम बड़ा सुना करते थे। संजय बताते हैं कि शुरुआत में तो थोड़ी परेशानी हुई, फिर मुश्किलात आसान होती गईं और शादी के बाद तो मानो जिंदगी ही बदल गई। संजय कहते हैं कि उन्होंने शादी से पहले ही अपनी होने वाली अहलिया को जानकारी दे दी थी कि वो देख नहीं सकते। उनकी अहलिया कहती हैं कि उन्हें कभी इस बात का बुरा नहीं लगा कि उनके शौहर देख नहीं सकते। संजय की बेटियां भी उनकी आंखों की तरह उनका साथ देती हैं। उन्हें भी अपने पापा की तरह बनना है। बड़े होके हम भी पापा की तरह ही बनना चाहते हैं, बट इतना हमें है नहीं जितना पापा में है। खुद से बहुत ही अच्छे हैं, हमें प्राउड होता है कि ये हमारे पापा हैं। मेरा इनके साथ सफर अच्छा रहा और आज तक भी अच्छा ही रहा है। पहले तो लोग बोलते थे कि नहीं अच्छा नहीं होता है कि ब्लाइंड से शादी करना, पता नहीं आगे कैसे चलोगे, कैसा होगा, कैसे चलना है, कैसे नहीं। लेकिन इनसे शादी करके मुझे अच्छा लगा और अब आज तक मैं कभी के ऐसे नहीं हुआ कि मैं नहीं लग रहा था कि मैं नहीं चल पा रही हूँ। मैं ठीक ही हूँ अभी तक। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पापा लिखते हैं क्योंकि अच्छी फीलिंग लगती है कि एटलीस्ट मतलब हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि नहीं हम
अगर वो ब्लाइंड है, वो लिख रहे हैं तो हम भी लिख सकते हैं, हम भी कुछ हासिल कर सकते हैं। मतलब वो ब्लाइंड होते हुए इतना अच्छा करते हैं काम, तो हम भी कर सकते हैं। संजय विद्रोही ने अपनी कमजोरी का बहाना बनाकर कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सलाहियत का इस्तेमाल किया और आज अपनी कमजोरी पर रोने के बदले वो अपनी मजबूती पर फख्र कर रहे हैं। जम्मू से जी मीडिया के लिए जितेंद्र नूरा की रिपोर्ट। और इस वक्त श्रीनगर से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी से पीडीपी लीडर नजीर यत्तू को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक नजीर भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। आपको बता दें कि 2 दिन पहले सीएमएस न्यूज एजेंसी पर इंतजामिया की जानिब से एफआईआर दर्ज कराई गई थी और इसी की मुखालफत कर रहे थे वो, और एफआईआर को वापस लिए जाने को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे। और इस वक्त हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल हमारे साथ फोन लाइन पर है, उनसे मजीद इत्तलात फराहम करेंगे। जी, जानना चाहेंगे आपसे, गिरफ्तारी हो गई है श्रीनगर में प्रेस कॉलोनी में पीडीपी लीडर नजीर यत्तू की, क्या कुछ इनके मुतालबात थे जिसको लेकर के भूख हड़ताल पर थे? बिल्कुल इमरान, दरअसल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर ने श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में आकर अपना खामोश एहतजाज दर्ज किया। दरअसल कुछ दिन कबल श्रीनगर में एक मकामी खबरसां इदारे पर एफआईआर पुलिस ने दर्ज किया था। थोड़ा सा तफसील में आपको ले जाऊं कि रियासती पुलिस ने किन हालात में यह एफआईआर दर्ज किया। रियासती पुलिस ने मुतनबया किया था कि किसी भी मिलिटेंट नेटवर्क का जो सोशल मीडिया पे बयान आएगा उसको बारीक बीनी से देखा जाए। उसके बाद खबरसां इदारे करंट न्यूज सर्विस के एडिटर ने उसे अपने न्यूज बुलेटिन में डालकर न सिर्फ शेयर किए बल्कि कई एक अखबारों के एडिटर तक भी मेल पहुंच गए। और उसके बाद पुलिस ने उन्हें तलब किया। सीएनएस के एडिटर और जो रिपोर्टर जिसने इस फाइल की थी स्टोरी, उनसे कहा गया कि उन्होंने डॉक्टर मनान जो कि रिसर्च स्कॉलर था जिसने मिलिटेंसी ज्वाइन की थी, उसकी जो जाती राय थी, उसका जो आर्टिकल था, उसको किस तरह से उन्होंने अपने न्यूज बुलेटिन में शामिल किया। जिसके बाद अगरचे उन्होंने कई कोशिशें की कि हायर अथॉरिटी से बात करेंगे, लेकिन एफआईआर वापस नहीं दिया गया। उसके बाद रियासत जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर नजीर अहमद यत्तू, कवामुद्दीन शलवती जो कि समाजी कारकुन है, समेत कई एक लीडर ने अपना खामोश एहतजाज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में दर्ज करके ये बावर कराने की कोशिश की कहीं न कहीं सहाफत के साथ ज्यादती भी हो रही है। इसी के साथ रियासती पुलिस के एहलकार जो थे वो प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में आए। उन्होंने बड़े अदब एहतराम के साथ नजीर अहमद यत्तू को यहाँ से जाने के लिए कहा, जिस पर नजीर अहमद यत्तू बुज़दिद हुए और उन्हें प्रेस कॉलोनी श्रीनगर से। लेकिन इसमें ये बात साफ होती है, ये बात समझ में आती है कि कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के जो सियासी लीडरान हैं और खासतौर से मेन स्ट्रीम पार्टियों से जुड़े हुए, वो जब पावर में रहते हैं तो रवैया कुछ और रहता है और जब पावर में नहीं रहते हैं तो कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स के तय उनका रवैया कुछ नरम सा नजर आता है। कम से कम ये वाकया तो यही बता रहा है। देखिए इमरान, आपको याद होगा कि 1 माह 1.5 माह कबल हमने एक इंटरव्यू भी नजीर यत्तू का नशर किया जब वो मीर वैस उमर फारूक के घर उनकी रिहाइशगाह पर मिलने गए थे। तब वो वाइस चेयरमैन जेके सिमेंटिस भी थे और पीडीपी के यूथ जनरल सेक्रेटरी भी थे। उस वक्त तो मामूली सी कार्रवाई हुई और उस वक्त के जो जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल कश्मीर पीर मंसूर ने मीर वैस से उनकी मुलाकात को जाती करार देते हुए कहा कि इनकी मुलाकात जो है पार्टी लेवल पर नहीं हुई है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाद में सरकार गिर गई। उसके बाद सरकार गिरने के बाद नजीर यत्तू के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। खबरसां इदारे के खिलाफ जो एफआईआर लगा उसके खिलाफ भी एहतजाज किया। बाकी सही बात है कि जम्मू कश्मीर में पावर पॉलिटिक्स अलग होता है और अपोजिशन का जो रोल है वो अलग से अदा किया जाता कि लोगों की ज्यादा हमदर्दियां हासिल की जाए। और कश्मीर में कहते हैं कि सियासत करनी है तो अपोजिशन में बैठे बहुत ज्यादा आपको पब्लिसिटी मिलेगी और हुकूमत करनी है तो काफी आपको कांटों से गुजरना पड़ता है। इसी फार्मूले को आजमाते हुए नजीर यत्तू का जो एहतजाज था वो पुलिस ने खत्म कर दिया। कुछ घंटों तक हिरासत में रहने के बाद नजीर यत्तू वापस अपने घर पहुंच चुके हैं। शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए सैयद तजम्मुल श्रीनगर से। तनमर्ग के हाजीबल के डिस्ट्रिक्ट सब हॉस्पिटल में आर्मी की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर कमांडिंग ऑफिसर AK ओहरी और आर्मी के दीगर ऑफिसर्स के साथ साथ गुलमर्ग के SDM शेब उल हसन और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर साबिया वानी मौजूद रहे। इस तिब्बी कैंप में डॉक्टर्स की टीम ने मरीजों का मुफ्त में इलाज किया और साथ साथ दवाएं भी तकसीम की। बदले में लोगों ने डॉक्टर्स और फौज के जवानों का शुक्रिया अदा किया।
अगर आपकी गाड़ी से ज्यादा आलूदगी फैलती है तो अलर्ट हो जाएं। शुमाली कश्मीर के पट्टन में पहली दफा मोबाइल पोल्यूशन चेकिंग व्हीकल का इस्तेमाल किया जा रहा है और गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। डीटीआई गुलाम हसन के मुताबिक इस दौरान दर्जनों गाड़ियों की चेकिंग की गई, जिनमें से 2 गाड़ियों को मौके पर ही सीज कर दिया गया। आज ये स्पेशल ड्राइव था अगेंस्ट पोल्यूशन, मतलब जो है यहाँ पे अक्सर बेशतर शिकायत आ रही थी कि पोल्यूशन जो भी प्राइवेट सेंटर से हो रहा है ये अप टू मार्क नहीं है। लेकिन आज जो टीम आई हुई थी, हमने इसका क्रैश चेक किया यहाँ पे, और जिनका पोल्यूशन नहीं था उनको वहाँ यहाँ मौके पे उनका जुर्माना किया, उनका चालान किया। तो हम आपकी वसातत से लोगों को, जनरल मास को ये बताना चाहते हैं कि वो मेहरबानी करके गाड़ी के जितने भी डॉक्यूमेंट, चाहे वो रिलेटेड पोल्यूशन हो, इंश्योरेंस हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, उसका पूरा ख्याल रखें, ध्यान रखें डॉक्यूमेंट्स का। तो ये ड्राइव जो है इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगा और जो इसकी वायलेशन करेगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुंछ में सभी स्कूलों में अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक मशीनें तो लगा दी गई, लेकिन सर्वर की परेशानी के चलते कई स्कूल के टीचर्स अपनी अटेंडेंस नहीं लगा पाते हैं। इसके लिए उन्हें स्कूल से कई किलोमीटर दूर जाकर बायोमेट्रिक मशीन पर अपनी अटेंडेंस लगानी पड़ रही है। बॉर्डर झलास हाई स्कूल के टीचर्स भी सर्वर की परेशानी के चलते 2 किलोमीटर दूर जाकर के बायोमेट्रिक मशीन पर अपनी अटेंडेंस दर्ज करवाते हैं। टीचर्स बायोमेट्रिक मशीन से अटेंडेंस लगने से काफी खुश हैं। वक्त से पहले वो स्कूल भी पहुंच जाते हैं, लेकिन वक्त पर अटेंडेंस नहीं लग पाती, जिसके चलते स्कूल के बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है। ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। उसमें स्कूल में जो एम्प्लॉयज है उसकी अटेंडेंस फुल हो रही है। जब एम्प्लॉय स्कूल में आ रहे हैं ऑब्वियसली काम अच्छा होगा। जब काम अच्छा होगा तो डिजिटल इंडिया की जो विचारधारा है, जो सोच है, जो अप्रोच है, वो सही में पावरफुल हो जाएगी और वो उसका सही मीनिंगफुल हो जाएगी। प्रॉब्लम सर, ये सिस्टम तो गवर्नमेंट ने अच्छा लाया था ये, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ बॉर्डर एरिया भी है और यहाँ नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम है। इसके लिए हैंडल करने के लिए बायोमेट्रिक मशीन को हैंडल करने के लिए चाहिए हमें 4G सिस्टम। यहाँ 2G सिस्टम है हमारे स्कूल में। हमारे पास ज़्यादा फीमेल स्टाफ है, इनको पैदल चल के दूर, एक दिन तो हम पूरे मोहल्ले में घूमते रहे, गाँव में घूमते रहे, नेटवर्क नहीं मिला। तो अब हम यहाँ पे 2 किलोमीटर पीछे रोड में ही हमें वेट करना पड़ता है। जब सिग्नल होता है तो हो जाता है नेटवर्क, मतलब अटेंडेंस हो जाती है। इधर अनंतनाग में हजरत बाबा हैदर ऋषि का सालाना उर्स अकीदत और एहतराम के साथ शुरू हुआ। इस मौके पर बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने उनकी मज़ार पर हाजिरी दी और उनके हक में दुआएं मग़फ़िरत भी की। अकीदतमंदों में मर्द, ख़वातीन, जवान, बुजुर्ग, बच्चे सभी शामिल हुए। उर्स की शुरुआत कुरान पाक की तिलावत से हुई। कुरान ख़वानी के साथ साथ खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम किया गया। वाज़ियों की सूफिया कराम के मुख्तलिफ सिलसिलों में से एक अहम सिलसिला ऋषि सूफिया का भी है। हजरत बाबा हैदर ऋषि को सिलसिला ऋषि की आखिरी कड़ी माना जाता है। बाबा हैदर ऋषि की मज़ार फ़िरक़ावाराना यकजहती की भी मिसाल पेश करती है। यहाँ लगने वाले उर्स में मुस्लिम, हिंदू और दूसरे अकायद के मानने वाले भी शिरकत करते हैं। यही वजह है कि 10 दिनों तक चलने वाले उर्स के दौरान मकामी लोग अपने घरों में गोश्त का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इंसानियत और रूहानियत का पैगाम देने वाले हजरत बाबा हैदर ऋषि की पैदाइश एक लोहार के घर हुई थी। कहा जाता है कि मार्फत की और इंकिशाफात का सिलसिला शुरुआती उम्र से ही जारी होने लगा था और पूरी उम्र उन्होंने लोगों को अमन, मोहब्बत, इत्तेहाद और कुर्बानी की तालीम दी। कहना चाहता हूं कि असल में ये दिल का यकीन होना चाहिए, दिल में इत्मीनान होना चाहिए कि मेरा हजरत बात करता है, किसी चीज़ को भी ना मानता है फिर वो खाली यही मसला होता है कि उनके जहन में गलत फहमी होती है। तो इसलिए मैंने ये कुछ मिसर बनाए थे। ये खाली भारत के नहीं बल्कि ये तो हर मुसलमान ये कहते हैं सुसकते हुए मंजर, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान ऐसे जो वलियों को नहीं मानते हैं, जो वलियों के दरबार में जाने से इनकार करते हैं। यही दुआ है कि मेरी जो तमन्ना है वो पूरी करे पहले। और औलिया कामिलीन का जो दर्स रहा है वो ये रहा है कि लोगों को इत्तेहाद और इत्तिफाक की ज़रूरत है। औलिया कामिलीन ने हर वक्त यही पैगाम दिया है कि हर वक्त मुसलमान को चाहिए कि अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदिही। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुसलमान वही है जिसके हाथ और ज़बान के शर से दूसरे मुसलमान और दूसरे इंसानियत महफूज रहे। औलिया कामिलीन का यही पैगाम है कि हर इंसान को चाहिए इंसान के शर से, इंसान के हाथ पाँव से हर मुसलमान सलामत। और पहले तो ये बात है कि औलिया कामिलीन का दर्स रहा है कि हर इंसानियत सलामत रहे। यही औलिया कामिलीन का दर्स है और यही मेरे
पादशाह रेशी रहमतुल्लाह अलैह का भी दरस है। आप जिस तरह देख सकते हैं हिंदुस्तान की एक अजीम खान का आप देख सकते हैं, खान का एक ख्वाजा अजमेरी हिंदू रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप वहाँ देख सकते हैं, वहाँ पे सिख भी आते हैं, यहूदी भी आते हैं, नसरान भी आते हैं, हर कोई आता है, लेकिन हर कोई वहाँ पे अपनी अकीदतों का एहतराम करते हो। और आप देख सकते हैं ये औलिया कामिलीन की ही दरसगाहें हैं जहाँ पे लोग हिंदू आते थे और कलमा पढ़ के चले जाते थे, ईसाई आते थे कलमा पढ़ के चले जाते थे। और आज भी इन खानकाहों से तज़किया का सबक मिलता है, यानी इन औलिया कामिलीन ने हर किसी चीज़ को छोड़ा है, दुनिया को तर्क कर दिया था सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए, और कायनात को एक मतलब अदना चीज समझकर इसमें सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करके इन खानकाहों से सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का तरीका मिलता है। और बाबा बर्फानी के जियारत के लिए अमरनाथ यात्रियों का 24वां काफिला आज जम्मू वाक़े भगवती नगर बेस कैंप से अल सुबह कश्मीर के लिए रवाना हुआ। 2 ग्रुप में रवाना हुए इस काफिले में कुल 1007 यात्री शामिल हैं। 30 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला 2 रास्तों से गुजरकर गुफा तक पहुंचेगा। 278 यात्री बालटाल रास्ते से जाएंगे, जबकि बाकी के 729 यात्री रवायती पहलगाम रूट का इस्तेमाल करेंगे। बरसात की वजह से रास्ते कुछ देर के लिए बंद थे, लेकिन अब इसे खोल दिया गया है। आपको बता दें कि अब तक 2,42,165 यात्री अमरनाथ गुफा की जियारत कर चुके हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। कश्मीर एक्सप्रेस में लौटेंगे अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। रद्दी, गंदगी और फजला डंप करने के लिए बनाए गए कूड़ा घर मकामी लोगों की सेहत के लिए मुजीर साबित होने लगे हैं। फिरोजपुरा नाला के करीब बनाए गए कूड़ा घर में फजला अशिया डाली जाती है, लेकिन बारिश में सारी गंदगी नाले में आ रही है और आसपास के सैकड़ों गांव के लोग इस पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मकामी लोगों का कहना है कि नाले में आने वाली गंदगी से सभी मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने डंपिंग सिस्टम को किसी और जगह पर मुंतकिल करने का मुतालबा किया है। ये नाला फिरोजपुरा के साहिल पे वाक़ा है और ये पूरा मलबा पानी के साथ मिलकर जहर आलूदा बनता है और इससे मुंसलिक तकरीबन 10-15 मुतल्लिका जात है जो यही पानी पीकर अपना गुजारा करते हैं। आजकल हम देखते हैं कि घरों में जहाँ पर लोग पानी की बूंद के लिए तरस रहे और वहाँ पे ये म्यूनसिपल कमेटी वालों ने एक गलत जगह पर डंपिंग साइट का इंतखाब किया। वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर वो डंपिंग नहीं होनी चाहिए। मैं आपकी वजह से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा डी साहब से भी, डायरेक्टर साहब से भी, कि हमें इसके बगैर अल्टरनेट जगह दें, क्योंकि दिन ब दिन ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। ऑल जम्मू एंड कश्मीर मनरेगा एम्प्लॉय एसोसिएशन का अपनी मांगों को लेकर एहतजाज जारी है। श्रीनगर के प्रताप पार्क में कसीर तादाद में मनरेगा मुलाजमीन इकट्ठा हुए और अपनी मांगों को लेकर जमकर नारे लगाए। उन्होंने सेक्रेटेरिएट की जानिब बढ़ना शुरू किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। मनरेगा मुलाजमीन का कहना है कि वो 10 साल से सरकार के अहम तरक्याती मंसूबे के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनके लिए कोई एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नहीं बनाई है। वो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। वो अपनी बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी के साथ साथ खुद को रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और पंचायती राज महकमे से जोड़े जाने की मांग कर रहे हैं। आर्ट्स एम्पोरियम मुलाजमीन पिछले 5 महीने से अपनी सैलरी न मिलने से नाराज है। अपनी सैलरी की मांग को लेकर मुलाजमीन ने एम्पोरियम कैंपस में जमकर एहतजाज किया। एहतजाज करने वाले आर्ट्स एम्पोरियम मुलाजमीन का कहना है कि सैलरी न मिलने से उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके बच्चों की फीस भी जमा नहीं हो पा रही है, खाने पीने तक की परेशानी हो गई है। मांगे नहीं माने जाने पर मुलाजमीन ने बेमियादी हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। इधर बड़गाम में आगा सैयद मेहंदी मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट आज के फाइनल मुकाबले के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। इस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए दूर दराज से लोग बड़गाम पहुंचे थे। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला बतौर मेहमान खुसूसी फाइनल मुकाबला देखने के लिए पहुंचे थे। मुकाबले को RCC बड़गाम की टीम ने कश्मीर नाइट्स को हराकर अपने नाम कर लिया। इस मौके पर रियासती क्रिकेट की तमाम मशहूर हस्तियां मौजूद रहीं। बडगाम की 2 टीमें क्वालिफाई की हैं सेमीफाइनल। बहरहाल RCC बडगाम इस बार फाइनल में पहुंच चुके और फाइनल जीत गए हैं। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस?
नहीं, ओवरऑल तो हर एक डिपार्टमेंट ने हमारे साथ कोऑपरेट किया है। इस साल बेहतरीन रहा है। थोड़ी कमज़ोरी रहा वेदर कल से ख़राब हुआ, इससे बहुत प्रॉब्लम हुई है। और यहाँ जो फैसिलिटीज़ जो बाकी डिपार्टमेंट ने हमें प्रोवाइड की है उसका हम भी शुक्रगुजार है। भदरवा में खेले गए टैलेंट हंट क्रिकेट टूर्नामेंट में मसूद क्रिकेट क्लब ने यूथ कंबाइंड क्लब को शिकस्त देकर के खिताब अपने नाम किया। मकामी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मैदान में खेले गए फाइनल मुकाबले में एमसीसी ने वाईसी को 10 रन से शिकस्त दी। एमसीसी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 20 ओवरों में 148 रन बनाए। जवाब में वाईसी भदरवा की टीम 6 विकेट के नुकसान पर 138 रन ही बना पाई। फातेह टीम को भदरवा के एएसपी राजेंद्र सिंह ने ट्रॉफी और इनामात दिए। फाइनल मैच का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी तादाद में क्रिकेट शायकीन ग्राउंड पर मौजूद थे। वाज़ेह है कि जम्मू क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से मुनक्किद इस टूर्नामेंट में डोडा जिले की कुल 30 टीमों ने शिरकत की। और उनके ताउन से रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के प्रसाद साहब ने और हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर आशिक बुखारी जी, रिटायर्ड डीआईजी, उन्होंने कहा कि ये क्रिकेट गांव-गांव तक पहुंचाना और इस बार हमको डिस्ट्रिक्ट लेवल में हर डिस्ट्रिक्ट में एक टूर्नामेंट करवाएंगे। 22 डिस्ट्रिक्ट है पूरे हमारी स्टेट में, 22 डिस्ट्रिक्टों में टूर्नामेंट चल रही है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, कम से कम 40 से 50 हज़ार बच्चा इन्वॉल्व है इस क्रिकेट टूर्नामेंट इवेंट में। ये रमजान से पहले शुरू हुआ था और अभी चल रहा है। हमारा जी आज भदरवा में ये लास्ट मैच था। इसका फायदा आने वाले टाइम को आपको लगेगा कि गांव से भी बच्चों को मौका मिलेगा नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर अपनी पार्टिसिपेशन का, और आप देखोगे कि ये चेंजेस आएंगे। जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ तो इसे जेकेसीए ने एक वेल प्लान्ड मैनर में जो है उसको ऑर्गेनाइज करने का जो था वो इनिशिएटिव लिया था, और यही रीज़न है जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट सक्सेसफुल हुआ। आपने खुद भी देखा कि जिस हिसाब से यहाँ पे गैदरिंग थी, और हमारे सबसे बड़ी बात है कि सीईओ जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जेकेसीए के, जो हमारे रिटायर्ड डीआईजी जो आशिक साहब बुखारी जो हैं, उन्होंने और एडमिनिस्ट्रेटर्स ने इस बार एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया है। जैसे कि मैं लास्ट 5 साल से स्टेट खेल रहा हूँ, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 19, 23, अभी मैं करंट 23 प्लेयर हूँ, और यहाँ पे बहुत अच्छे टूर्नामेंट हो, यहाँ पे बहुत टैलेंट है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 23 की ट्रायल मैचेस हुए, टूर्नामेंट्स हुए, और मैं चाहता हूँ कि ये किसी ऐसे आगे टूर्नामेंट कराए। और जैसे कि मुझे इसमें मेरी सिलेक्शन होगी और मुझे कॉल आई है कि आप ट्रायल गेम्स के लिए आ जाओ। इधर बांदीपुरा में डीडीसी डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने प्रोविंशियल लेवल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया। टूर्नामेंट में अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 खिलाड़ियों के लिए अलग अलग मुकाबले होने हैं। इस मौके पर बांदीपुरा के एसएसपी शेख जुल्फिकार आजाद, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के ज्वाइंट डायरेक्टर बशीर अहमद और चीफ एजुकेशन ऑफिसर मुंशी जावेद मौजूद रहे। मुकाबले में 11 जिलों के 326 लड़के और 300 लड़कियां शिरकत कर रहे हैं। वाज़ेह है कि जीतने वाली टीम को 90,000 और रनर-अप को 45,000 रुपए इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। क्योंकि हम चाहते, हमें पता है कि बांदीपुर में जो यहाँ पे प्रोविंशियल वॉलीबॉल का जो मैच चल रहा है उसी के डिस्ट्रिक्ट कारगिल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर। ठीक है सर, थोड़ा गर्मी लग रहा है। हाँ सर, बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं सर, वहाँ पे फैन वैन सब लगाए हुए हैं, बाकी रजाई कंबल बिस्तरा सब लगाए हुए हैं सर। तो नाज़रीन, कश्मीर एक्सप्रेस में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जी सलाम पर जारी है खबरों का सफर। थोड़ी देर बाद देखेंगे आप हमारा बेहद खास प्रोग्राम ग्राउंड जीरो खुर्शीद रब्बानी के साथ।